अभी तो नहीं हुआ है। हो गया। देखना आवाज़ आ रहा है तो सही है। ठीक। हेलो नमस्कार, आप सभी का ढेर सारा स्वागत है। मैं सुमित शुक्ला हूं और ये कार्यक्रम झारखंड पीसीएस परीक्षा यानी जेपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए निर्धारित है। अभी हाल के दिनों में झारखंड पीसीएस में मुख्य परीक्षा का आयोजन हुआ और उस आयोजन के तदुपरांत केजीएस यानी कि खान ग्लोबल स्टडीज के माध्यम से हम हर मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम को डिकोड कर रहे हैं और उसके बारे में हम आपके सामने बता रहे हैं कि आखिर मुख्य परीक्षा में आप किस आधार पर अपने सवालों के जवाब दिए होते या दिए होंगे तो ज़्यादा शानदार रहा होगा। हमारा जो आपके साथ वास्ता है इस पूरे कार्यक्रम में वो विज्ञान विषय को लेकर के है, यानी कि हम नज़र डालेंगे कि जीपीएससी मेंस में जो विज्ञान के कुछ एमसीक्यू सवाल और कुछ लेखन शैली वाले सवाल आए उनको हम कैसे डील करें। तो आइए एक एक करके हर सवाल पर निगाह डालते हैं और उत्तर लेखन की भी विशेषताओं को ध्यान में रख करके आगे बढ़ते हैं। तो जेपीएससी के इस मुख्य परीक्षा में पहला जो सवाल पूछा गया ये भौतिकी विज्ञान से निर्धारित है। लिखा हुआ है कि ए साइक्लिस्ट मूव ऑन द सर्कुलर पाथ ऑफ द रेडियस 10 मीटर एंड ही कंप्लीट 2 रिवोल्यूशन इन 10 मिनट एंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द साइक्लिस्ट, यानी कि कोई साइकिल चालक जो है वो 10 मीटर के त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है। इनका जो रेडियस है वो 10 मीटर है और इसके अलावा ये 2 चक्कर भी लगाता है 10 मिनट में। तो साइकिल की जो औसत गति है, यानी कि यहाँ पर पूछा गया है कि व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए हम डिस्प्लेसमेंट और टाइम के साथ कनेक्ट करते हैं, यानी कि जो वेलोसिटी होती है, वेग होता है, उसे मापने के लिए हम तो टोटल जो डिस्प्लेसमेंट है उसे हम देखते हैं और प्लस में जो टाइम टेकन हमारा लिया गया होता है उसे हम नज़र में रखते हैं। तो कहने का आशय है कि जो कुल विस्थापन हुआ है उस विस्थापन के साथ में और आप नीचे भाग देते हैं कि टोटल जो समय लगा है उसे हम देख लेते हैं। क्योंकि जो साइकिल सवार है वो एक ऐसे पथ पर घूम रहा है जो कि सर्कुलर है, यानी जहाँ से वो शुरू कर रहा है, इसका जो स्टार्ट पॉइंट है वहीं पर आकर के ये एंड भी कर रहा है, यानी कि बोथ पॉइंट इज सेम। तो ऐसी स्थिति में जो नेट डिस्प्लेसमेंट होता है उसे हम जीरो मान लेते हैं, है ना। जो नेट डिस्प्लेसमेंट है उसे हम शून्य मानते हैं, जीरो मानते हैं। तो ऐसी स्थिति में इसका जो रिजल्टेंट आएगा, यानी कि जो टोटल जो एवरेज वेलोसिटी आ रही है उस एवरेज वेलोसिटी को हम ये मानते हैं कि चूंकि विस्थापन जीरो हो गया तो समय के साथ अगर डिवाइड करेंगे भी तो रिजल्ट हमें जीरो आएगा। हाँ, अगर ये सवाल ये कहता कि एवरेज स्पीड क्या होगी तो ऐसी स्थिति में हम इसे 2 पाई आर से चेक करते तो टोटल 40 पाई और फिर ये हमारा डिस्प्लेसमेंट आ जाता और डी से डिनोट करते, यानी टाइम से भागते, तो कुल मिला के 4 पाई आने के चांस बनते। तो यहाँ पर 2 उत्तर मिलते, हालांकि एग्जैक्ट उत्तर डी वाला है ये, चूंकि एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है। अगर वो एवरेज स्पीड पूछते तो 4 पाई होता। तो इस हिसाब से आपका जो उत्तर होगा वो इस वाले विकल्प में या इस वाले सवाल में डी वाला सेट हो जाएगा। उम्मीद है कि आपने इसे डी ही लगाया होगा। अगला प्रश्न पूछ रहे हैं कि सीजीएस मानक मात्रक में पैमाने पर भौतिक राशि का जो मान है वो 72 डाइन सेंटीमीटर इनवर्स मापा गया है। एसआई मात्रक में राशि का मान क्या है, यानी कि फिजिकल क्वांटिटी मेजर इन सीजीएस यूनिट वैल्यू इज द 72 डाइन सेंटीमीटर इनवर्स द वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी इन एसआई यूनिट। तो यहाँ पर बहुत ही शानदार तरीके से इन्होंने प्रश्न किया है। दरअसल एक डाइन जो होता है वो अगर हम उसे न्यूटन मीटर में करें तो 10⁻⁻5 न्यूटन मीटर के आसपास होता है। तो अगर हम एक डाइन बराबर अगर चेक करें कितना हमें मिलेगा तो वो होता है 10⁻⁻5 न्यूटन। अब चूंकि ये बल का मात्रक है तो इसे अगर हम न्यूटन मीटर में करें तो मीटर 10⁻⁻2 हो जाएगा। तो 10⁻³ के आधार पर न्यूटन मीटर में कवर करेंगे। चूंकि ये न्यूटन मीटर इनवर्स में लिखा गया है तो हम 72 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर के साथ पॉइंट कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए न्यूटन मीटर इनवर्स के तौर पर या न्यूटन प्रति मीटर के तौर पर, तो ऐसी स्थिति में हम अगर -3 देखें तो यहाँ पर जो हमारा विकल्प आ रहा है वो आएगा 0.072।
न्यूटन मीटर इनवर्स। तो उत्तर क्या हो जाएगा? तो जवाब हो जाएगा कि जो डी वाला विकल्प है, यानी कि 0.072 न्यूटन मीटर इनवर्स। तो आप इसे कन्वर्ट कर सकते थे। ये सवाल बहुत ही आसान सा सवाल माना गया पूरी फिजिक्स के हिसाब से। अगला प्रश्न है कि यदि द्रव्यमान और लंबाई तथा समय की इकाइयों में प्रत्येक को दोगुना कर दिया जाता है तो कार्य की इकाई यानी कि W=F×D के बारे में सवाल है कि आपको बताना है कि अगर हम मास को यानी कि द्रव्यमान को और लेंथ को और टाइम को डबल कर देते हैं तो ऐसी स्थिति में वर्क की जो यूनिट है वो क्या हो जाएगी। तो आमतौर पर हम जब वर्क की यूनिट को नोट करते हैं अपनी कॉपी में या उसे लिखते हैं तो हम सामान्य तौर पर लगभग तीनों चीज़ों को हम कबर मानते हैं। तो ये वास्तव में mL²T-2 के आधार पर होगा। तो mL/T-2। तो चूंकि हम हर चीज़ डबल कर रहे हैं, मास भी डबल कर रहे हैं, लेंथ भी डबल कर रहे हैं और टाइम भी डबल कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है तो ऐसी स्थिति में वर्क भी हमारा डबल ही हो जाएगा। तो W=2mL2 × T-2 हो जाएगा। तो उत्तर भी सी वाला ही हम आप दे दीजिएगा, यानी कि 2 गुने के चांसेस यहाँ पर बनते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो विकल्प रहा है वो सी वाला रहेगा। अगला जो तीसरा यानी चौथा सवाल देखा जाए, कह रहे हैं कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी इज द एग्जाम्पल ऑफ। तो हम कई बार जब सूत्र के बारे में बातचीत करते हैं तो आपने देखा होगा कि एक न्यूटन का ग्रेविटी का नियम है जिसे हम मानते हैं कि F=m1 × m2 एंड F=1 upon r², देन F=G m1 m2 upon r²। Hence G is the gravitational constant। इसका आपने वैल्यू भी देखा होगा 6.67 × 10⁻11। तो ऐसी कुछ जो वैल्यूएशन है, चूंकि ये वैल्यूएशन प्रोवाइड करा रहा है तो 2 ध्यान में रखना है कि एक तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और एक प्लैंक कांस्टेंट, 2 ऐसे होते हैं। एक तो होता है गुरुत्वीय स्थिरांक, है ना, गुरुत्वीय स्थिरांक, और एक और इसके साथ हम कनेक्ट कर लेते हैं वो होता है प्लैंक स्थिरांक। ये 2 ऐसे बड़े शानदार से उदाहरण हैं कांस्टेंट के रूप में जिनके पास बीमा होती है, यानी कि ये डायमेंशन वाले होते हैं, इनमें बीमा मौजूद है। तो ऐसी स्थिति में आप मान के चलना कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज द डायमेंशनल कांस्टेंट। तो यहाँ पर अगर आप इसे लगाएंगे, ये एक प्रकार के बीमीय स्थिरांक है। तो इसके साथ प्लैंक स्थिरांक भी अगर पूछे हो कभी तो आप ध्यान में रखिए, क्योंकि इस तरह के सवाल बनने की गुंजाइश होती है इस एग्जाम में। तो एक प्रकार का बीमीय स्थिरांक सेट कर लीजिएगा। उम्मीद है आपने इसे बहुत ही सावधानी से लगाया होगा। अगला है कि वायु गुणसूत्र पर उपस्थित जीन कहलाते हैं अप्रभावी जीन है, यानी कि रिसेसिव लेथल जीन एंड ऑटोसोमल जीन एंड कॉम्प्लीमेंट्री जीन एंड हेलेंड्रिक जीन के तौर पर जानते हैं। तो आमतौर पर मेल और फीमेल दोनों के साथ ये कहानी बनती है। मेल में हमें एक्स और वाई सेक्स क्रोमोसोम प्रोवाइड होते हैं, और जब हम फीमेल की बात करें तो ऐसी स्थिति में ये एक्स एंड एक्स होते हैं। तो आप कह सकते हैं कि ओनली वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट विथ मेल। तो अब ऐसी स्थिति में यही जो वाई गुणसूत्र होता है ये एक तरीके से लड़का के लिए जिम्मेदार होता है। तो अब चूंकि लड़का के लिए जिम्मेदार है तो इसलिए इसको हम बोलते हैं होलेंड्रिक जीन के तौर पर। तो आमतौर पर जब आप जेनेटिक्स का अध्ययन किए होंगे बायोलॉजी में तो आप होलेंड्रिक जीन के बारे में देखे होंगे कि मेल इन्फेंट के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं और फीमेल में केवल एक्स एंड एक्स होता है। तो ऐसे जीन जो कि मेल टू मेल चल रहे हों उनको हम होलेंड्रिक जीन के रूप में जानते हैं। तो इसका उत्तर यहाँ पर डी वाला हो जाएगा। उम्मीद है आपने विकल्प नंबर डी का पूरी तरह से चयन किया होगा। अगला जो सवाल है वो पूछ रहे हैं कि कौन सी वस्तु माइटोकॉन्ड्रिया में भंडारित रहती है। एटीपी यानी कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ग्लाइकोजन और सुक्रोज, और इनमें से कोई नहीं। तो हम सभी को पता है कि बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया एक प्रकार का दोहरी झिल्ली वाला यानी कि डबल मेम्ब्रेन कोशिकांग के रूप में माना जाता है, और दोहरी झिल्ली के साथ साथ इसे हम पावर हाउस ऑफ द बॉडी के तौर पर जानते हैं, और अंग्रेजी में या हिंदी में इसे हम कोशिका का एक तरीके से पावर हाउस मानते हैं। बेसिकली इसका काम ही यही है कि इसके भीतर जो ग्लूकोज है और प्लस में ऑक्सीजन से रिएक्शन करके इसे ब्रेक डाउन करना और ब्रेक डाउन करा के
एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट में यानी कि एटीपी में, प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस में H2O के वेपर बना करके इसे वापस कर देना। इसे हम आउट कर देते हैं और रिजर्व रह जाता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एंड एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट हमारे लिए एक एनर्जी क्वाइन का कार्य करता है, जैसे ऊर्जा से, जैसे मान के चलो कोई बैटरी हमारी चार्ज होनी है तो पूरी की पूरी जो फुल बैटरी है उसको चार्ज करने के लिए हमें एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर जो उत्तर होगा हमारे हिसाब से वो होगा एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट या एटीपी, क्योंकि ग्लाइकोजन की संभावना नहीं है। ग्लाइकोजन स्टोर होता है मुख्य तौर पर हमारी मांसपेशियों और हमारे यकृत में। इसके अलावा सुक्रोज की संभावना इससे नहीं कि सुक्रोज हम डायरेक्टली भोजन में शामिल करते हैं और हमारे पाचन तंत्र का हिस्सा बनता है, तो इनमें से सभी का कोई चांस बन ही नहीं सकता। तो इसलिए विकल्प नंबर ए की तरफ जाएं तो बेहतरीन होगा। ये मुख्य परीक्षा के सवाल बड़े शानदार से सवाल हैं। अगला है कि पैनक्रियाज सिक्रेट द हार्मोन, अग्नाशय कौन सा अंतःस्रावी हार्मोन, यानी कि आमतौर पे इंडोक्राइन ग्लैंड ही हार्मोन का सिक्रीशन करती हैं, उसका स्रावन करती हैं। तो हम जब पैनक्रियाज की चर्चा करते हैं तो ऐसी स्थिति में इसे मिश्रित ग्रंथि की संज्ञा दी जाती है, यानी कि मिक्स ग्लैंड के रूप में माना जाता है। और चूंकि मिश्रित ग्रंथि है तो इससे आप एंजाइम भी प्राप्त कर सकते हैं और साथ साथ इससे आप हार्मोन भी प्राप्त कर सकते हैं। चूंकि यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है वो है कि ये कौन सा हार्मोन निकाल रही हैं। तो आमतौर पर किसी भी जो पैनक्रियाज होती हैं इनके पास अगर देखा जाए तो आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस, या इसे हम लैंगरहैंस की द्वीपिका के रूप में जानते हैं। और जो हमारा पैनक्रियाज बना होता है वो लाखों लैंगरहैंस द्वीपिकाओं से मिलकर बना होता है, जिसमें क्रमशः अल्फा, बीटा और डेल्टा, है ना, अल्फा, बीटा और डेल्टा या गामा जैसी कोशिकाएं मौजूद होती हैं और इन कोशिकाओं से अलग अलग हार्मोन निकलते हैं। जैसे अगर आप अल्फा कोशिकाओं के बारे में बातचीत करेंगे तो एक हार्मोन निकलता है जिसे हम बोलते हैं ग्लूकेगॉन। क्या बोलेंगे? ग्लूकेगॉन के तौर पर जानते हैं। बीटा हार्मोन यानी बीटा सेल्स जो होती हैं ये सबसे प्रमुख और विदित हार्मोन निकालती हैं जिसका नाम है इंसुलिन। आई थिंक आपने इंसुलिन के बारे में व्यापक स्तर पर सुना होगा कि इंसुलिन का उपयोग करके हम शरीर में ग्लूकोज और खास करके शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। तो क्या इस विकल्प में कहीं हमें दिख रहा है? तो ग्लूकेगॉन और इंसुलिन हार्मोन दिख रहा है, तो हमारा जो विकल्प ए वाला होगा उसे हम चिन्हित कर लेंगे कि इसमें ग्लूकेगॉन और इंसुलिन हार्मोन चिन्हित हो रहा है। आमतौर पर लैक्टोजेनिक और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ये सेक्सुअल हार्मोन होते हैं, जिनमें से लैक्टोजेनिक हार्मोन हमारे ब्रेन से और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन हमारे सेक्सुअल ग्लैंड से निकलता है। और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी पिनियल ग्लैंड जो पीयूष ग्रंथि है पिट्यूटरी वहाँ से निकल रहे हैं, और एस्ट्रोजन हार्मोन भी सेक्सुअल हार्मोन के तौर पर होते हैं। तो इनमें से कोई नहीं के चांस ही नहीं बनते हैं। तो इस तरह से हमारा जो उत्तर होगा इस पूरे सेगमेंट में वो हो जाएगा 7 का मुख्य तौर पर ए वाला विकल्प हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं और बातचीत करते हैं 8 वाले की तरफ कि स्टेरॉइड हार्मोन। इनमें से देखना है कि ऐसे कौन से हार्मोन स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं। एक है थायरोक्सिन, एक है प्रोजेस्टेरोन, एक है एपिनेफ्रिन और एक है प्रोस्टोग्लैंडिन। तो इसमें देखना है कि स्टेरॉइड हार्मोन कौन से हार्मोन होते हैं। आमतौर पर जो हमारे सेक्सुअल हार्मोन होते हैं उन्हीं सेक्सुअल हार्मोन को हम स्टेरॉइड हार्मोन के रूप में जानते हैं। इनको हम सेक्स स्टेरॉइड या एरेटिकोस्टेरॉइड के तौर पर जानते हैं। तो यहाँ पर जो सेक्सुअल हार्मोन हमें दिख रहा है वो थायरोक्सिन हार्मोन तो मिलता है थायराइड ग्लैंड से, है ना। तो यहाँ पर चांसेस है नहीं कि थायराइड ग्रंथि से ये मिल रहा है, तो यहाँ पर कोई चांस नहीं कि ये स्टेरॉइड होंगे। और प्रोजेस्टेरोन आमतौर पर फीमेल सेक्सुअल हार्मोन है, तो आप इसे पॉइंट नोट कर सकते हैं कि वास्तव में प्रोजेस्टेरोन के पास चांसेस हैं कि ये एस्टेरॉइड हो सकते हैं, क्योंकि एपिनेफ्रिन भी एक प्रकार का ऐसा हार्मोन है जो कि हमारा जो अधिवृक्क है वहाँ से निकल रहा है, तो इसे हम चिन्हित नहीं करेंगे। तो और प्रोस्टोग्लैंडिन भी, हालांकि प्रोस्टोग्लैंडिन सेक्सुअल हार्मोन या सेक्स ग्लैंड से निकलता है, लेकिन ये एग्जैक्ट वो सारे काम नहीं करता, ना इनहेंस करेगा ना एक्टिवेट करता है। तो ऐसी स्थिति में जो विकल्प बच रहा है इस एग्जाम के हिसाब से वो है प्रोजेस्टेरोन। तो आप ये उत्तर दे सकते हैं
कि मुख्य तौर पर इसका जो उत्तर है वो बी वाला है, प्रोजेस्टेरॉन। तो अपनी कॉपी में आप बी वाला उत्तर लगा लीजिएगा। उम्मीद है आपने मुख्य परीक्षा के लेखन के दौरान इस तरह से उत्तर दिए होंगे। अगला जो सवाल है, कह रहे हैं कि इस रिसेंटली इसरो लॉन्च्ड व्हिच मून मिशन, चंद्रयान 2 है, 3 है, अभी 4 तो हम लोग लेकर गए कि नहीं गए, आप ही बता सकते हैं इसमें। और ननाबदीज के तौर पर बातचीत हो रही है। तो हम लोगों ने अभी हाल फिलहाल में चंद्रयान 3 को सक्सेस कर लिया है ना। और यही हमारा सबसे लेटेस्ट है। चंद्रयान 4 हम लोग लेके जाने की तैयारी में है। एक प्रकार से आपने खबरों में पढ़ा होगा कि यह एक प्रकार से नमूना वापसी मिशन, या इसे हम बना रहे हैं कि हम चंद्रमा पर जाएंगे और वहाँ से नमूने लेकर के लौटेंगे। तो विकल्प हमारा बी वाला ही होगा, यानी कि चंद्रयान 3 का हमने सफल परीक्षण किया, जो कि मुख्य तौर पर लैंडर और रोवर मिशन था। हमने लैंडर और रोवर में सफलता हासिल की, और पहले से ही चूंकि हम चंद्रयान 2 के जरिए अपना जो ऑर्बिटर है उसे भेज चुके थे, तो हमने यहाँ पर केवल लैंडर और रोवर मिशन के तौर पर काम किया। अगला है इनसैट 3DR, है ना, इंडियन सैटेलाइट सिस्टम। 3DR उपग्रह का प्रक्षेपण किस उद्देश्य से किया गया? भारत देश में उपग्रहों की गतिविधियां कुछ ऐसी रही हैं कि हमने व्यापक स्तर पर अलग अलग उपग्रहीय चरणों पर बढ़िया काम किया, जिनमें से मैं आपको बताऊं कि हमने रिमोट सेंसिंग पर काफ़ी मदद की है। अपने देश के नागरिकों की रिमोट सेंसिंग पे काफ़ी बेहतर काम किया। हम अभी वर्तमान में अपना खुद का नाविक सिस्टम लेकर के आ रहे हैं, और जो हमारा नेविगेशन तंत्र है वो काफ़ी मजबूत है, और साथ ही साथ हम संचार उपग्रहों पर अच्छी खासी पकड़ बना रहे हैं। लेकिन एक ऐसा क्षेत्र है जिसका नाम है वेदर सैटेलाइट, उस पर हमने बहुत बड़ा काम नहीं किया, क्योंकि ज़्यादातर काम हम रिमोट सेंसिंग से उपयोग में ला लेते हैं, यानी कि वेदर फॉरकास्टिंग से जुड़े हुए, यानी कि मौसम के पूर्वानुमान से जुड़े हुए, और अन्य प्रकार की जो मौसम या कृषि से संबंधित गतिविधियां होती हैं उनको हम आमतौर पर जो हमारे EOS यानी कि अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट है उनका उपयोग करके शामिल कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत ही खास एक उपग्रह है जिसका नाम है इनसैट 3DR, और इसका इस्तेमाल हम करते हैं मौसम के पूर्वानुमान के लिए, यानी कि वेदर फॉरकास्टिंग के लिए। तो इसे आप चिन्हित कर देंगे। बाकी वर्षा आकलन, आपदा चेतावनी, इन दोनों के लिए हम अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट का ही उपयोग करते हैं, और कई बार भूकंप के पूर्वानुमान के लिए भी हम EOS 01, 2, 3, 4, 5 या इससे पहले जो हमारे उपग्रह रहे हैं, यानी कि हम ओशनसैट, रीसैट जैसे उपग्रहों का उपयोग करके ये तमाम जानकारियां हासिल कर लेते हैं। तो इस तरह से जो विकल्प होगा वो ए वाला होगा, यानी कि 11 में आप ए वाले विकल्प का चिन्हन करेंगे। आगे है ट्यूबरकुलोसिस होता है, यानी कि ट्यूबरकुलोसिस TB, है ना। तो ट्यूबरकुलोसिस एक तरीके से बड़ी खतरनाक बीमारी है, जिसमें हमारा मुख्य तौर पर लंग्स और लिम्फ ये दो प्रभावित होते हैं। लंग्स और लिम्फ यानी कि लसिका और फेफड़े प्रभावित होते हैं, और व्यापक स्तर पर हमारा वजन कम होता है। भारत 2025 तक ऐसा टारगेट लेकर के चल रहा है कि 2025 तक हम TB के इरेडिकेशन पर काम करें, उन्मूलन पर काम करें। तो ट्यूबरकुलोसिस साल्मोनेला बैक्टीरिया से होगा नहीं, डिप्लोकोकस नहीं, में मुख्य तौर पर ये माइकोबैक्टीरियम होते हैं। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस पूरा नाम है, जो कि TB के प्रसार के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। आमतौर पर किसी भी TB व्यक्ति के मरीज के आसपास रहने से, उसके छींकने, खांसने या उसके संपर्क में आने से ट्यूबरकुलोसिस या माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के प्रसार की संभावना बढ़ती है। तो ये भी हमें ध्यान में रखना है। तो खैर, इस तरह से हमारा जो 12 नंबर का सवाल है इसका उत्तर सी वाला होगा, यानी कि माइकोबैक्टीरियम। तो उम्मीद है आपने सी वाला विकल्प चिन्हित किया होगा। तो आई थिंक ये कुछ रहे हैं ऐसे सवाल जो हमारे लिए MCQ। अच्छा, एक और प्रश्न है हमारे पास, वो है एड्स इज केस्ड बाई, यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। मुख्य तौर पर इसका वायरस होता है HIV, ह्यूमन इम्यूनोवायरस। यह एक प्रकार का रेट्रोवायरस होता है, और ये जो रेट्रोवायरस है, चूंकि रेट्रोवायरस होने के नाते इसकी जो सबसे बड़ी खास बात है वो ये है कि ये एक प्रकार का एकल या सिंगल स्ट्रैंड, है ना, सिंगल स्ट्रैंडर होते हैं। और ये सिंगल स्टैंड होने के नाते इन्हें हम RNA क्या मानेंगे, यह एक प्रकार का RNA वायरस है। तो अब अपनी कॉपी में चिन्हित कर देना कि यह उत्तर कौन सा हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा, यानी कि वास्तव में यह एक प्रकार का RNA वायरस है। आमतौर पर जो वायरस की बीमारियां हैं, जो कि भारत या पूरी दुनिया
21वीं सदी के तौर पर निपाह, इबोला, सार्स, मार्स, कोविड ऐसे तमाम वायरस जनित बीमारियों से पीड़ित रहा है। तो लगभग अगर आप उठा के देखेंगे तो 90% वायरस का जो प्रभाव है मानव के ऊपर वो आरएनए आधारित ही रहा है। अब अभी हाल फिलहाल में हमने एक बीमारी देखी जिसका नाम था कोविड-19। तो कोविड-19 में भी जो सार्स-कोव-2 जिसका पूरा नाम है, यानी कि सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोविड-19-2 के तौर पर, तो वो भी एक प्रकार का वायरस, आरएनए ही वायरस था। तो इसका उत्तर आप अपनी कॉपी में चिन्हित कर लेना। तो लगभग 13 के आसपास प्रश्न थे जो कि विज्ञान और तकनीकी को मिला करके, जनरल साइंस और टेक्नोलॉजी दोनों को मिला करके जेपीएससी मुख्य परीक्षा में पूछे गए। अब हम कुछ ऐसे सवालों पर भी नजर डालें, उनकी फ्रेमिंग आपको समझा दें कि आप लिखित वाले सवाल पर कैसे अपनी निगाह डालते या उनको कैसे डील करते तो आपके लिए बेहद शानदार होता। तो आइए नजर डाल लेते हैं। पहला प्रश्न है जो कि लगभग जनरल साइंस से है। इसको हम टेक्नोलॉजी तो नहीं मान सकते, लेकिन हाँ, आप इसे दोनों सवालों को अच्छे से लिख सकते हैं। एक एक करके मैं दोनों पर चर्चा कर लूंगा। लिखा है कि व्हाट आर द इंफ्रासोनिक एंड अल्ट्रासोनिक साउंड, इसको बताना था। और दूसरा, नेम द सोर्स ऑफ द इंफ्रासोनिक साउंड इन द नेचर, यानी कि प्रकृति में इंफ्रासोनिक साउंड के सोर्सों के बारे में समझाना था। तो लगभग जो आपकी शब्दावलियां हैं 300 या 350 जो भी आप लिख पाए, यानी कि 4-5 पेजेस में इसको लिखना था। इसके अलावा है कि किसी निकाय में किन शर्तों पर स्थितित ऊर्जा होती है समझाएं, और एक दिए गए विन्यास में कण की स्थितित ऊर्जा की गणना कैसे की जाती है, यानी कि जो पोटेंशियल एनर्जी है उनके बारे में पूछा गया सवाल है कि उसके कैलकुलेशन के बारे में, यानी कि हम किस आधार पर पोटेंशियल एनर्जी को, यानी कि mgh को गणना में शामिल करते हैं, ऐसी तमाम बातें हैं। तो आइए एक इसको देखते हैं कि किस स्तर पर आप इसे लिख सकते हैं। चूंकि ये टू द पॉइंट लिखना है, इसमें कोई ऐसा ज्ञान की बात नहीं करनी है कि हमें अपश्रव्य या पराश्रव्य तरंगों के बारे में नहीं पता तो लिखना है। तो आमतौर पर ये एक जनरल साइंस का सवाल है, और जब आप फिजिक्स का ज्ञान प्राप्त करते हैं तो ऐसी स्थिति में आप इसे बहुधा लिखते ही रहते हैं। तो आपको बस इसमें, अगर हम पहले प्रश्न की चर्चा करें तो आपको इसमें करना क्या था वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा है पहला कि व्हाट आर द इंफ्रासोनिक एंड अल्ट्रासोनिक साउंड। तो आपको पहले यही बताना था वास्तव में कि इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक जो साउंड होते हैं वो हैं क्या, है ना। तो इस प्रश्न का, यानी क्वेश्चन जो हमारे सामने है, इसका जब आप उत्तर लेखन कर रहे होंगे तो इस उत्तर लेखन के दौरान आपको ये बताना था, पहला पार्ट 1 जो था इसका, वो था कि आप ये बता दें कि वास्तव में अवश्रव्य और पराश्रव्य तरंगों से आप जानते हैं कि नहीं जानते। तो अवश्रव्य व पराश्रव्य तरंगों के बारे में आपकी समझ क्या है। इस समझ को बताने से पहले एक भूमिका तैयार करनी थी, और भूमिका में आप ये जरूर बताते कि वास्तव में वेव या तरंग आप जानते हैं कि सीधे तरंग ही जानना शुरू कर। तो पहली बात तो आपको हल्का सा वेव या तरंग की समझ विकसित करनी थी, है ना, कि वास्तव में वेव है क्या या तरंग होती क्या चीज़ है। और फिर आकर के आप अवश्रव्य और पराश्रव्य तरंगों की तरफ रुख करते हैं, और उसी हिसाब, यानी कि वेव या तरंगों के बारे में समझाते हुए आप थोड़ा सा यांत्रिक और अयांत्रिक तरंगों को समझा देते कि यांत्रिक और अयांत्रिक क्या होती हैं। चूंकि हमें शब्दों को बढ़ाना है, कारण कि शब्दों की सीमा ठीक ठाक है इसमें, तो यांत्रिक और अयांत्रिक, मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल को 1-2 लाइन में समझाते हुए और सीधे आके आप कनेक्ट करते हैं कि जो खास करके मैकेनिकल वेव होती हैं या यांत्रिक तरंगे होती हैं, इनमें से जो अवश्रव्य और पराश्रव्य हैं ये उसी में से शामिल होती हैं। यानी इन्हें माध्यम की आवश्यकता है, बिना माध्यम के अवश्रव्य और पराश्रव्य को उत्पन्न करना तुलनात्मक तौर पर उतना अच्छी बात नहीं है, संभव ही नहीं है, तो सीधी सी बात है। अब आप आते और साउंड वेव के साथ में तुलनात्मक तौर पर बताते हुए कि वास्तव में साउंड वेव जो होता है वो 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी है, इस आवृत्ति के साथ साउंड वेव काम करता है। इससे ऊपर चलने पर आप अब परिभाषित कर देते कि जब हम 20,000 हर्ट्ज और प्लस में अनंत तक चलें, इन्फिनिटिव तक चलें, तो ये जो हमें तरंगे मिल रही हैं इनको ही हम बोलते हैं अल्ट्रासोनिक। क्या बोलते हैं? अल्ट्रासोनिक के तौर पर जानते हैं।
और अल्ट्रासोनिक की और कई सारी बातें आप समझाते चलते कि इसे हम मानव के तौर पर इसे सुना नहीं जा सकता। अल्ट्रासोनिक को उत्पन्न करने के लिए हमें गॉल्टन की सीटी आदि का उपयोग करना पड़ता है, और दैनिक जीवन पर अगर देखा जाए तो कई सारे ऐसे सोर्सेज हैं जो अल्ट्रासोनिक का उपयोग करते हैं। और चूंकि दोनों के बारे में पूछा है तो हल्का फुल्का उपयोग बताते हुए कि अल्ट्रासोनिक का आज के दौर में इस्तेमाल हम कृषि में भी कर रहे हैं, चिकित्सा में, यानी कि कई ऐसे क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जा रहा है। तो आप कई बार बिंदु और कर सकते थे कि चिकित्सा में इसका उपयोग हम कर रहे हैं और कृषि के क्षेत्र में भी इसका उपयोग कर रहे हैं। इंडस्ट्री में यानी कि उद्योग धंधों में भी हम अल्ट्रासोनिक वेव का उपयोग कर रहे हैं। ऐसे ढेर सारे सेगमेंट आप बताते हुए, और थोड़ा बहुत हम ये देख रहे थे कि किन किन जानवरों में इसका उत्पादन होता है, यानी कि कुछ जीवधारियों के बारे में भी हमें जिक्र करते रहना था कि अल्ट्रासोनिक मुख्य तौर पर जो बैट्स होते हैं यानी कि चमगादड़, उनको तो आप भली भांत जानते हैं। वो बातें जरूर बतानी है लिखते समय जहां से समझ और अच्छी बढ़ा जा सकती थी। चूंकि अब हमें दूसरा स्तर भी देखना है, और दूसरा स्तर क्या है तो वो है इंफ्रासाउंड यानी कि अवस्रव्य। तो हमें अवस्रव्य के बारे में भी बताना है। तो हम दूसरा पैराग्राफ चुनते उसमें हम अवस्रव्य के बारे में या इंफ्रासाउंड बताते कि जब हम 20 हर्ट्ज से लेकर के और नीचे आते हैं 0.01 हर्ट्ज तक, तो ये जो हर्ट्ज होता है आमतौर पर आवृत्ति का, या इससे भी नीचे जाने पर तुलनात्मक तौर पर, तो ये एक प्रकार से अवश्रव्य होता है। और इसे हम बहुत बड़े स्रोत से, जैसे कि ग्रीनलैंड का एक क्वानाक्वा है, तो वहाँ पर हमने एक इंफ्रासोनिक साउंड स्टेशन ही बना रखा है। तो ये बताते हैं कि हम एक बड़े स्रोत से इसका उत्पादन करते हैं। तो ये एक समझ आपको विकसित हो जाती है कि आप लगभग ऐसी स्थिति में 1.5 से 2 पेज लिख चुके होते कि वेव क्या है, वेव के प्रकार कैसे होते हैं, और वेव में फिर आपने अल्ट्रासोनिक वेव के बारे में समझाया, थोड़ा साउंड वेव बीच में कनेक्ट करते हुए, और फिर अंत में हम इंफ्रासोनिक वेव के बारे में समझा दिए। तो इस तरह से हमारा जो उत्तर लेखन का पार्ट 1 रहता वो कंप्लीट हो जाता कि आखिर इसे कैसे लिखा जाए। अब चूंकि इसका पार्ट 2 भी है, इस उत्तर लेखन का जो पार्ट 2 है वो ये कह रहा है कि प्रकृति में अपस्रव यानी कि इंफ्रासाउंड या इंफ्रासोनिक साउंड के बारे में, इनके सोर्सेस क्या हैं, इनके बारे में समझाना था, जो कि इसका लगभग 30-35% पार्ट है। तो अब आपका पूरा का पूरा जो रुझान है वो सीधे आ जाना चाहिए था कि नेचर में जो इंफ्रासाउंड है ना, इंफ्रासाउंड है या इंफ्रासोनिक होती हैं, इनका प्रकृति में हमें बता देना था कि नेचर में कहाँ कहाँ पर होती हैं, किस आधार पर होती हैं। तो भली भांति आप चिन्हित करते हुए चलते कि लगभग नेचर में जितना भी वोल्केनोज होती हैं, ज्वालामुखी हैं, या किसी भी तरह का विस्फोट हो रहा है, या किसी भी प्रकार से भूकंप के दौरान भी तो ये निकलती हैं। तो ऐसे कई सारे सेगमेंट बता देते कि जब हम ज्वालामुखी विस्फोट के बारे में देखते हैं तो ऐसी स्थिति में इनका उत्पादन होता है। जब हम मान के चलो कि किसी भी प्रकार का नाभिकीय विस्फोट होता है तो भी इन्हें हम देख सकते हैं, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के तौर पर हम इसे देखते हैं कि ये उत्पन्न हो सकती हैं। साथ ही साथ भूकंपीय तरंगों के तौर पर भूकंप के दौरान ये निकलती हैं या इनको हम देख पाते हैं। इसके अलावा हम कई प्रकार के जो जीवित जीवधारी हैं, है ना, जीवित चीज़ें हैं, खास करके जितने भी प्रवासी पक्षी हैं वो इनको निकालते हैं, इनको सुनने की क्षमता रखते हैं, है ना। माइग्रेट बर्ड्स इस्तेमाल करते हैं अपने यात्रा के दौरान, इंफ्रासाउंड का इस्तेमाल करते हैं और इस आधार पर वो अपनी यात्रा को पूरा कर पाते हैं। इसके अलावा हाथी है, जिराफ है, घोड़ा है ना, उल्लू है, गिनी मुर्गी हैं, एलिगेटर हैं, हाथी, जिराफ, घोड़ा, गिनी मुर्गी, एलिगेटर, ये तमाम ऐसे जीवधारी हैं जो इंफ्रासाउंड क्रिएट कर सकते हैं, नेचर में इंफ्रासाउंड देते हैं। तो इन सभी के बारे में विस्तार से लिखते हुए हम यह एक प्रकार का शानदार सा उत्तर लेखन पूरा कर सकते थे। और इसका एक खंड हमने पहले बता दिया और ये दूसरा खंड के तौर पर जानकारी थी। अगर हम इसके दूसरे पहलू पर नज़र डालें तो दूसरा सवाल है कि उपग्रह क्या है। भिन्न भिन्न उद्देश्यों के लिए व्यवहृत विभिन्न प्रकार के उपग्रहों का वर्णन करें। दूसरा सवाल है कि भाई
पारंपरिक और गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से आप क्या समझते हैं? इनके सापेक्षिक गुण और दोषों का वर्णन कीजिए। दोनों में से किसी एक को लिखना था, तो आइए एक पर नजर डालते हैं। तो इस सवाल में भी दो खंड हैं, यानी कि अगर आप उत्तर लेखन करने चल रहे हैं तो ऐसी स्थिति में दो खंड पर लिखेंगे। एक तो आप ये बताएंगे मुख्य तौर पर कि उपग्रह क्या होते हैं, है ना, इसके बारे में आपको समझाना होगा। तो थोड़ी सी भूमिका, थोड़ी सी समझ आदि बढ़ाते बढ़ाते लगभग आप इसको 100 शब्दों में समेट सकते हैं और इनको अच्छी जानकारी देते हुए आगे बढ़ सकते हैं। साथ ही साथ आपका जो दूसरा खंड है वो है कि इनका उपयोग कहाँ कहाँ हो रहा है ना। और चूंकि उपयोग एक बृहद अवधारणा है, तो अब ये एक बृहद अवधारणा है, यानी कि आप इसे बहुत विस्तार से लिखने की क्षमता विकसित कर सकते हैं। तो लगभग 200 शब्दों में आप इन्हें भी समेट सकते थे, या जैसा भी एग्जाम की डिमांड हो या जैसा भी आपके समय आपके आसपास लिखने की शक्ति हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अब इसको अगर लिखना चाहें तो कैसे लिखा जाए था या कैसे आप लिखते, एक फॉर्मेट कैसा होना चाहिए था, उस पर नज़र डाल लेते हैं। तो फॉर्मेट का आशय है कि आप पहले उपग्रह के बारे में समझ विकसित कराएं, है ना। तो यहाँ से भूमिका और समझ बनाना शुरू करिएगा। तो आपको भूमिका पता होनी चाहिए और प्लस में जो सामान्य जानकारी है उसे आप जरूर देते कि वास्तव में उपग्रह एक प्रकार का मानव द्वारा निर्मित यंत्र है ना, कि जो सैटेलाइट है या उपग्रह है। या आप आगे जरूर डालते कि कृत्रिम उपग्रह, क्या लिखते, चूंकि ये उसी के बारे में पूछा है कि कृत्रिम उपग्रह एक प्रकार का मानव निर्मित यंत्र है जो कि विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति हेतु बनाया जाता है। अब क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं? जैसे नौवहन, कौमा, सुदूर संवेदन, कौमा, संचार कार्यक्रम व मौसम की जानकारियों के लिए, मौसम की जानकारी के लिए। और साथ ही साथ आप ये ऐड करते इसमें कि इन सभी कार्यों की पूर्ति के लिए हम उपग्रहों को विभिन्न प्रकार के प्रमोचन यानों, यथा आगे बढ़ाते कि विभिन्न प्रकार के प्रमोचन यानों, जैसे उदाहरण के तौर पर हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं PSLV या SSLV अथवा GSLV प्रमोचन यानों का उपयोग करके पृथ्वी की अलग अलग निर्दिष्ट कक्षा में हम इन्हें स्थापित कर देते हैं, जिसमें से हम आमतौर पर निम्न स्तरीय कक्षाएं या माध्यमिक कक्षाओं अथवा कई बार उच्च स्तर की कक्षाओं, जिसे हम यथा भूस्थैतिक अथवा भू संक्रमणकारी कक्षा कहते हैं, वहां पर इन्हें हम स्थापित करते हैं। और यह उन कक्षाओं में यथावत पूर्व रहते हुए और स्वतः पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए अपने दिए गए या निर्देशित कार्यों की पूर्ति करते हैं और मानव समाज के लिए और राष्ट्र के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बस इतनी सारी बातें करनी थी और फिर आगे बढ़ा के लिखना था कि उपयोग के आधार पर हम भारतीय उपग्रहों को निम्नलिखित भागों में विभाजित कर लेते हैं और उनके आधार पर उपयोगों को समझ लेते। तो अगर आप उपयोग के आधार पर भारतीय उपग्रहों का विभाजन करते, है ना, तो आपको कुल 4 स्तर पर इसे लिखना था। चूंकि भारत में या पूरे वैश्विक स्तर पर बात करें तो उपयोग के आधार पर उपग्रहों को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है, यानी कि सैटेलाइट डिवाइडेड इनटू या क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप ऑन द बेसिस ऑफ द एप्लीकेशन, नेम एज रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, नेविगेशन सैटेलाइट, कम्युनिकेशन सैटेलाइट एंड वेदर सैटेलाइट। यानी कि हम 4 भागों में जो विभाजित करते हैं उनमें से नाम है कौन कौन से। एक नाम है मौसम उपग्रह, एक नाम है संचार उपग्रह और एक नाम है नौवहन उपग्रह, नेविगेशन बोलते हैं अंग्रेजी में।
और एक और नाम है जिसे हम कहते हैं सुदूर संवेदन वाले उपग्रह। सुदूर संवेदन वाले उपग्रह। तो अब ऐसी स्थिति में आपके पास लगभग लगभग 4 ऐसे पॉइंट आ चुके हैं जिनके बारे में आप अलग अलग उपयोग लिखते हुए बढ़िया से विस्तार दे सकते हैं, क्योंकि आपको इन 4 उपग्रहों की एक यथावत रणनीति पता चल चुकी है। आप उत्तर लेखन करते समय इस तरह से एक बॉक्स और फॉर्मेट भी बना सकते हैं। इससे मुख्य परीक्षा के उत्तर लेखन में काफी ज्यादा सहजता महसूस होती है। आमतौर पर राज्य स्तर परीक्षाओं में ये फॉर्मेट और साथ ही साथ लेखन दोनों बातें आपकी तैयारी में काफी लाभान्वित कराती हैं। और जब आप मुख्य परीक्षा का उत्तर प्राप्त कर रहे होंगे और ऐसी स्थिति में रिजल्ट की आप कल्पना कर रहे होंगे, तो वाकई में आपके लिए तुलनात्मक रूप में ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आएगा। तो खैर, अब चूंकि मैं पूरा तो लिख नहीं सकता ऐसी स्थिति में, फिर मैं आपको एक एक पॉइंट टू पॉइंट बताता हूं कि आप इनमें क्या लिखते तो बेहतरीन होता। ध्यान देना, जब आप सुदूर संवेदन लिख रहे होते तो आप इनके बारे में कई ऐसे काम लिखते कि इनका उपयोग करके हम मौसम का पूर्वानुमान लगाते हैं, मौसम का पूर्वानुमान लगाते हैं, या इनका उपयोग करके हम सुदूर संवेदन से पृथ्वी का ऑब्जर्वेशन करते हैं, पृथ्वी का पर्यवेक्षण करते हैं, और पृथ्वी के पर्यवेक्षण के दौरान हम भौतिक और रासायनिक जानकारियों को इकट्ठा करते हैं, भौतिक व रासायनिक जानकारियों को एकत्र करते हैं, और इन्हीं भौतिक और रासायनिक जानकारियों के आधार पर हम खनिज संसाधनों के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं कि पृथ्वी में कहाँ कहाँ पर खनिज संसाधन हैं, या किन और क्षेत्रों में बताएं तो भूमिगत जल संसाधन के बारे में क्या स्थिति बातें हैं। इसके अलावा भूमिगत जल संसाधन के साथ साथ हम चर्चा करते हैं कि भारत का जो मानचित्र का कार्यक्रम है, उस मानचित्र को आगे बढ़ाना, या वन रिपोर्ट तैयार करना, है ना, या हम वर्षा के बारे में जानकारी हासिल करना, या साथ ही साथ हम चर्चा करते हैं कि आखिर जो अभी का जल चक्र है, उस जल चक्र की क्या स्थिति है ना। तो ऐसे ढेर सारे कार्यक्रम हैं। हम निगरानी प्रणाली भी इसी से कर लेते हैं। जितने भी कार्यक्रम हैं, जैसे मान के चलें कि मनरेगा की निगरानी करनी है, तो सभी तरह का जो पर्यवेक्षण है, निगरानी प्रणाली है, वो इस प्रकार के सुदूर संवेदी उपग्रहों का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। नौवहन उपग्रह के बारे में आप व्यापक स्तर पर बता सकते हैं कि हम इसका उपयोग परिवहन के क्षेत्र में व्यापक स्तर पर कर रहे हैं। अब वो परिवहन कोई भी हो सकता है, रेलवेज, एयरवेज या रोडवेज, हम व्यापक स्तर पर उपयोग में ला रहे हैं। साथ ही साथ इसे हम नौवहन उपग्रहों को रक्षा के संदर्भ में या सुरक्षा के संदर्भ में भी कर रहे हैं, और हम जो बाहर से होने वाले हमले हैं या घुसपैठ की स्थितियां हैं, उनको ठीक कर रहे हैं। संचार उपग्रह में आप कह सकते थे कि आज के दौर में वो चाहे ई शिक्षा की बात हो, है ना, या ई स्वास्थ्य की बात हो, है ना। आज के दौर में ई शिक्षा या ई स्वास्थ्य को हम एक बड़ा शानदार सा नाम देते हैं, और वो है दूरस्थ चिकित्सा और दूरस्थ स्वास्थ्य या दूरस्थ शिक्षा के बारे में जो आप मुझे पढ़ रहे हैं। ये वास्तव में दूरस्थ शिक्षा का ही एक दान है, और ये पूरा का पूरा जो नेटवर्किंग है या हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस है, वो संचार उपग्रहों की ही देन है। इसके अलावा आप डिजिटल इंडिया के बारे में व्यापक स्तर पर बता सकते थे कि आज डिजिटल इंडिया के 7 से 8 साल पूरे होने जा रहे हैं, या लगभग हो चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में, नहीं 10 साल 11 साल हो गए हैं भाई, 10-11 साल हो गए। तो ऐसी स्थिति में हम इसे आगे बढ़ा रहे हैं। मौसम के पूर्वानुमान की जानकारियां, तो इन सेगमेंट को लिखते हुए आप लगभग अपनी कॉपी में हर क्षेत्र या हर ऐसे पॉइंट को नोट करा सकते थे जो उस सवाल में पूछा गया है। एक और प्रश्न इसी खंड में है, अगर उसको हम नजर डालें तो वो है, पूछ रहा है कि भाई पारंपरिक और गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से आप क्या समझते हैं, और मुख्य तौर पर इन पारंपरिक और गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के सापेक्षिक गुण और दोषों के बारे में समझाएं। तो ये सवाल तो बिल्कुल सीधी सी बात है, आना तय है और आता ही रहता है।
ना केवल झारखंड पीसीएस में बल्कि बीपीएससी में, यूपी पीसीएस में, यूपीएससी तक के सवाल ये उठाता रहता है, यानी कि जो एनर्जी का सेक्टर है। तो आप इन दोनों के बारे में समझाते कि भाई पारंपरिक और गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से आप क्या समझते हैं। तो पहली बात तो आप दोनों को क्लियर कर दें कि पारंपरिक और गैर पारंपरिक होता क्या है। तो चूंकि आप इसे कई बार पढ़ चुके होंगे जब तक कि आप मेंस की तैयारी कर रहे थे, तो आप पारंपरिक के बारे में बताते या ट्रेडिशनल के बारे में, कि जो पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत हैं आमतौर पर ये कई वर्षों के बाद हमें मिलते हैं, यानी कि लगभग हजारों वर्षों बाद, 1000+ ईयर इनको लग जाता है बनने में। और दूसरी बड़ी बात कि ये प्रदूषण उत्पन्न करते हैं, और तीसरी बड़ी बात कि ये समय के साथ क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। तो अब अगर सोर्सेस की बात करें तो 3 बातें तो आपको बड़े स्तर पर लिखनी ही थी कि ये बहुत सारे वर्षों के बाद और कई प्रकार की जैव रासायनिक अभिक्रियाओं के तदुपरांत तैयार होते हैं। दूसरा, इनका इस्तेमाल करना प्रदूषण बढ़ाने जैसी बात होती है, और चूंकि ये रसायन एक तरीके से समय के साथ ये समाप्त हो जाएंगे। अब आप पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों में बहुत आसानी से बिंदुवार लिख सकते थे, है ना, कि जो कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल स्रोत हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। तो आप यहाँ पर पॉइंट लिख सकते थे भाई कि ऐसे स्रोत जो बहुत ही ज़्यादा बेसिक हैं, जो जिसका हम जो ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे मान के चलो कि भाई हम लकड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं, या हम उपले का इस्तेमाल कर रहे हैं, या हम डीजल या पेट्रोल का इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। तो ये ऐसे स्रोत हैं जो बड़े ट्रेडिशनल हैं, है ना, रोज इनका उपयोग कर रहे हैं, और इनको बनाने में हम बहुत ज़्यादा मशक्क़त नहीं किए, बस हमें मिलते चले। हाँ, कुछ का हमने शोधन किया और कहीं से निकाला, ड्रिलिंग किया और निकाल के शोधन कर लिया। लेकिन जो गैर पारंपरिक स्रोत हैं, जैसे मान के चलना सेल गैस है, तो सेल गैस बड़ा ही नॉन कन्वेंशनल सोर्स हो गया, यानी कि ऐसे स्रोत ऊर्जा के जो बनते तो वो भी बहुत टाइम से हैं, वही प्रदूषण ही भी फैलाते हैं, ऐसा नहीं, क्योंकि वो रिन्यूएबल तो नहीं हो सकते, लेकिन चूंकि उन्हें प्राप्त करने में हमें टाइम लगा, वो बिल्कुल टू द पॉइंट हमारे सामने नहीं होते हैं, है ना। अब जैसे कोल बेड मीथेन है, तो कोल सीबीडी है, या कोल माइन मीथेन है ना, तो या हाइड्रेट्स हैं। तो ऐसे जो स्रोत हैं ऊर्जा के, ये एक नॉन कन्वेंशनल हैं, गैर पारंपरिक हैं, इनको हम बहुत ज़्यादा उपयोग में नहीं लाते हैं। तो ये दोनों बातें अपनी कॉपी में लिखते और इनके स्रोत और इनके लाभ और हानियों के बारे में अगर नोट करा देते, लिख देते, तो आपके लिए अच्छी खासी उत्तर लेखन या अच्छी खासी आंसर राइटिंग की स्थिति बन पाती। तो खैर, ये आज के पूरे सेगमेंट में हमने आपको एक फॉर्मेट समझाया कि आप मुख्य परीक्षा में कैसे लिखते तो बेहतरीन होता, और दूसरी बड़ी बात कि आपके जो एमसीक्यूज रहे हैं उनको आप कैसे डील करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मुझे अब दीजिएगा इजाज़त। यूं ही मुस्कुराते रहिए और इस KGS IAS हिंदी के कार्यक्रम में अपना रुझान बरकरार रखिए। मैं सुमित शुक्ला हूं और मैं विज्ञान पढ़ाता हूं, यानी कि विज्ञान और तकनीकी। आपके लिए सरल भाषा और सामंजस्य और सरलता की जो भावना है विज्ञान को लेकर के, उसे हम प्रस्तुत करते हैं। उम्मीद करते हैं किसी और कार्यक्रम में पुनः मुलाकात होगी। नमस्कार।